स्वागत है, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपको दो शहरों से खबर दिखाऊंगा, हंगामे की खबरें, गाजियाबाद और इसके अलावा प्रयागराज इलाहाबाद। गाजियाबाद में वकीलों और जिला जज के बीच की जो लड़ाई थी वो अब सड़क पर आ गई है। शॉर्ट में आपको मामला बताता हूं। कुछ दिनों पहले हमने इसी प्रोग्राम में चर्चा की हुई थी कि एक जज के चेंबर में सुनवाई चल रही थी। जज साहब ने जो तारीख दे दी, सब सीनियर वकील सामने खड़े थे, उन्होंने कहा तारीख नहीं चाहिए, फैसला चाहिए आपका। उन्होंने कहा फैसला तो हम नहीं कर सकते, आपको जल्दी की डेट दे सकते हैं। उन्होंने कहा डेट नहीं चाहिए, फैसला दीजिए। ये बात इतनी बढ़ गई कि दोनों तरफ से फिर हॉट टॉक होने लगी, गाली गलौज तक बात पहुंच गई और उसके बाद फिर जज साहब ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले जब कोर्ट रूम में आए, इसको देख करके वकील आग बबूला हो गए और उसके बाद वकीलों की और पुलिस वालों के बीच में खूब कहासुनी हुई और उसके बाद पुलिस वालों ने जो है एक मतलब उनको फोर्स यूज करना पड़ा वकीलों के ऊपर और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। अब वकीलों में उसी दिन से गुस्सा है, वो हड़ताल कर रहे हैं और आज वकीलों ने सड़क पर उतरकर अपनी एकता दिखाई और जिला जज अनिल कुमार की बर्खास्तगी की मांग की है। जरा इनके नारे सुन लीजिए। तो आपको इस वक्त के जरा हालात बता देते हैं। इला काजमी हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव। इला, क्या हालात हैं? आज का प्रदर्शन इनका सब शांतिपूर्ण है, क्या मांग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं 22 जिलों में आज वकीलों का प्रदर्शन रहा है, जिसमें से एक जिला है गाजियाबाद, जहां पर वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 29 अक्टूबर को जो कुछ हुआ है जिला जज के कोर्ट रूम के अंदर, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। जब वकीलों और न्यायिक अधिकारियों के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद वकीलों का आरोप है कि उनके ऊपर लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा की गई, जिसके खिलाफ सभी वकील उतर करके सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते सड़क जो है वो भी ब्लॉक कर दी गई थी। यहाँ पर जो हापुड़ रोड है उसको ब्लॉक कर दिया गया था वकीलों के द्वारा, जिसके बाद अभी फिलहाल यहाँ पर शांति बनी हुई है। वकीलों का जो प्रदर्शन है वो आज के लिए तो खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो प्रदर्शन है आगे भी वकीलों का कहना है कि जारी रहेगा, क्योंकि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो ये प्रदर्शन जारी रखने वाले हैं। यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात थी। फिलहाल ये रोड खोल दी गई है और यातायात शुरुआत हो गई है। ठीक है, इला पूरी तरह से बाधित हो गया, लेकिन आपने जैसे बताया मामला बहुत बड़ा है और एक शहर या एक जिले का मामला नहीं है। इला, बहुत शुक्रिया आपका। 11 जिलों के अंदर ये आज वकीलों की हड़ताल चल रही है और मामला 29 अक्टूबर से लगातार शांत नहीं हो रहा है। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जज साहब को बर्खास्त किया जाए। ये भी कोई आसान काम नहीं है। अब इसका रास्ता कैसे निकले भाई? जब पुलिस, जुडिशरी, पुलिस और वकील तीनों आमने सामने हो तो क्या हल निकलेगा इसका? नहीं, इसमें हल नहीं निकलता है, लेकिन अभी तक का इतिहास है कि पुलिस प्रशासन सबको वकीलों के सामने झुकना पड़ा है। देश में कभी भी मैंने ये नहीं देखा कि अगर वकीलों के साथ कुछ हुआ हो और वकील खड़े हुए हों तो वो पराजित हुए हों। हालांकि ये एक पढ़े लिखे समुदाय हैं, इनके जिम्मे देश के न्याय के कहा जाता है। जब उनका जो लाइसेंस मिलता है उस पर लिखा होता है जस्टिस इज सुप्रीम एंड एडवोकेट्स आर द पिलर ऑफ द जस्टिस। तो जाहिर है ये पिलर है, तो एक व्यवहार में दिखना चाहिए। जो कुछ उस दिन हम लोगों ने लाइव में जितना दिखाया था, हालांकि कोर्ट से सब कुछ लाइव नहीं आता है, लेकिन जितना दिखाया था उससे दिखाई दे रहा था कि कोर्ट रूम में ही वकील साहब की ओर से ऐसी भाषा बोली गई जो जज साहब के लिए नहीं बोली जाती है। उस पर जज ने रिएक्ट किया था। जज ने उसके खिलाफ पुलिस बुलाई थी, बल्कि एक प्रकार से उनकी सुरक्षा की समस्या उत्पन्न हो गई थी जी। तो ये बार एसोसिएशन का दायित्व था। दिल्ली में हाईकोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन है, आप जानते हैं बार काउंसिल भी है। ये दायित्व तो होता है कि ऐसे में बीच बचाव करके इस मामले को शांत कराया। वो तो कह रहे हैं जज को बर्खास्त करो, तो वो अब हुआ नहीं है। जज बर्खास्त हुए कभी? जज बर्खास्त हुए कभी? नहीं, जज भी बर्खास्त नहीं, लेकिन ट्रांसफर हुआ है। जजों का ट्रांसफर किए गए हैं। अनेक लड़ाइयों में जजों के ट्रांसफर हुआ, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज है। देखिए जिला में डिस्ट्रिक्ट जज का, जिला जज का सबसे बड़ा ओहदा होता है। अगर जिला जज को परेशानी पैदा हुई है तो कल्पना सर, लेकिन जो यूनिटी है भाई, आप 11 राज्यों के अंदर, मतलब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभाव है इस हड़ताल का। देखिए अक्सर ऐसा कितने लोग परेशान हो रहे होंगे? बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है कि वकीलों की लड़ाई किसी मुवक्किल से हो जाती है, वकीलों की लड़ाई पुलिस वालों से हो जाती है और उस मामले में वकील हड़ताल करते हुए पुलिस को झुकना पड़ता है। अब तो वकीलों के आपसे बीच का मामला है। जज साहब से सीनियर वकील की बहस हो जाती है, अपशब्दों का इस्तेमाल दोनों तरफ से होता है।
अब इस मामले में उन्होंने पुलिस को बुलाया जज ने। अब जज अगर पुलिस को बुलाएंगे तो पुलिस को तो आना पड़ेगा ना कार्रवाई करने के लिए। अब कह रहे हैं कि जज साहब को बर्खास्त करे, संभव नहीं है। और मुझे लग रहा है कि इतना मामला है, आपस का मामला है, तो बार काउंसिल को हस्तक्षेप करना चाहिए, जज के साथ बात करे, वकीलों के साथ बात करे, मामले को निपटाए। ऐसा तो होगा नहीं कि आप कहोगे जज को बर्खास्त कर दो तो जज को बर्खास्त कर दिया किसको इंटरवीन करना पड़ेगा इसमें? हाईकोर्ट को? नहीं, हाईकोर्ट ज्यादा मुझे तो बार काउंसिल को इंटरवेंट करना चाहिए ना। बार काउंसिल बड़ी यूनियन है, बार काउंसिल वकीलों की तो यूनियन है, वो बात करे इनसे, जज से बात करे, आपस में माफी मांग ले, मामला का निपटारा। अब जरा प्रयागराज वाला मामला आपको दिखाता हूं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला है लेकिन छात्रों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सरकार भी बड़ी कॉशियस है इसको लेकर के। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यूपीपीएससी के हजारों अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। छात्रों ने पीसीएस प्री 2024 और आरओ की परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रदर्शन किया है। नॉर्मलाइजेशन एक तरीका निकाला है सरकार ने, आपको बताता हूं आगे विवाद क्या है। एक फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन। दरअसल हजारों की संख्या में छात्र जो हैं ये लोक सेवा आयोग के चौराहे पर पहुंचे। भारी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात की गई है। ये सब लोग हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के आए थे कि दो अलग अलग पारियों के अंदर जो इम्तिहान कराए जा रहे हैं वो ना हो और एक साथ एग्जाम कराए। इनकी मांग है एक ही शिफ्ट में पीसीएस प्री 2024 और आरओ का एग्जाम कराया जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन के इस फॉर्मूले से, इस प्रोसेस से बचा जा सके और स्टूडेंट्स के परसेंटाइल पर कोई फर्क ना पड़े। ये परसेंटाइल शब्द आपने सुना, दरअसल यहीं पर सब कुछ है। ये त्रिपाठी जी आपको और डिटेल में बता देंगे। दरअसल दो अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, इम्तिहान एक ही है, अलग अलग शिफ्टों में आधे छात्र एक बार में बैठेंगे, आधे छात्र एक बार में बैठेंगे। अब यहाँ परसेंटाइल निकाली जाती है। परसेंटाइल निर्भर करती है कि एक बैच में जितने बच्चे बैठे उसमें अधिकतम अंक किसको कितने मिले और उसके मतलब उसके सामने बाकी लोगों को कितने नंबर मिले, उससे आपकी परसेंटाइल आंकी जाती है। उनका कहना है कि ऐसे तो हो सकता है कोई बहुत अच्छे छात्र जो हैं वो एक बैच में चले जाएं, दूसरे छात्र में बहुत अच्छे मार्क्स ना किसी के आए तो उनकी परसेंटाइल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। इसी के लिए सरकार ने ये नॉर्मलाइजेशन का एक फॉर्मूला निकाल दिया कि इससे बैलेंस हो जाएगा ये मामला। वो इन छात्रों को चाहिए नहीं। ये कह रहे हैं कि आप एक शिफ्ट में पेपर कराओ। तो रुचि कुमार हमारे साथ जुड़ रही हैं लाइव, हमारी सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, वो आपको और डिटेल में बता देंगे। मैंने प्रयास किया। रुचि, विवाद क्या है और कितना बड़ा है? देखिए, विवाद तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि यूपी में पीएससी के इम्तिहान होने हैं 7 और 8 दिसंबर को और आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के इम्तिहान होने हैं 22-23 दिसंबर को। अब इन दोनों इम्तिहानों को सौरभ अगर आप ले लेंगे तो 15 लाख से ज़्यादा लोग इसमें बैठ रहे हैं। आरओ की अगर आप बात करेंगे तो 11 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं और करीब 411 पोस्ट हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना तगड़ा है। अब जो विरोध हो रहा है वो इसको लेकर हो रहा है कि जो पीसीएस का इम्तिहान होता है उसमें 2 पेपर आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो वो 2 पाली में होते थे। अब इस बार उनका कहना है कि ये 2 दिन हो रहे हैं, यानी 2 दिन माने अलग अलग पेपर आएंगे, पहली पारी के पेपर में भी और दूसरी पारी के पेपर में भी। उनका ये कहना है इसी तरह से आरओ के जो पेपर है वो 3 शिफ्ट में हो रहे हैं, यानी कुछ स्टूडेंट्स एक शिफ्ट में जाएंगे, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, तो सबको अलग अलग पेपर मिलेंगे। तो अब स्टूडेंट्स का कहना है कि ये कैसे जस्टिस हो पाएगी कि सब शिफ्ट में, चाहे वो आरओ हो चाहे पीसीएस हो, एक तरह का एक लेवल का क्वेश्चन पेपर हो सकता है किसी को आसान पेपर मिल जाए, हो सकता है किसी को मुश्किल मिल जाए, हो सकता है पहली पाली में क्वेश्चन पेपर आया तो दूसरी पाली में जो देने जाए उसको वो आंसर आता हो। तो ये सारी चीज़ों को लेकर उनका विरोध है। उनका कहना है कि एक पेपर होना चाहिए, वो चाहे पीसीएस में हो और चाहे आरओ में हो। अलग अलग पेपर देने से छात्रों के साथ जस्टिस नहीं हो पाएगी। उसके बाद जो वैल्यूएशन का तरीका है उसको लेके जो सरकार ने नए नियम बनाए हैं उसको लेकर भी उनको आपत्ति है। उनका कहना है कि ये छात्रों के साथ अन्याय है और जो विज्ञापन निकाला गया था इस भर्ती के लिए उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि इस तरह से नॉर्मलाइजेशन होगा या कई पालियों में परीक्षा की जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जब आपने विज्ञापन निकाल दिया तो बीच में किसी भी तरह का कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। अब सरकार का तर्क सौरभ इसमें यह है कि क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक पाली में 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स का उनका कहना है कि इम्तिहान कराना मुश्किल है, इसलिए उसको 2 दिन में 3 पालियों में 4 पालियों में बांटा गया है।
तो सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी वो धरना खत्म नहीं करेंगे, वो प्रयागराज से कहीं नहीं जाएंगे। तो यानी छात्र अड़े हैं और सरकार अपनी मजबूरी बता रही है। सरकार का कहना है कि हम इम्तिहान अच्छी तरह कराना चाहते हैं, इसलिए ये प्रणाली लागू की गई है। जी सौरभ। जी रुचि, बहुत शुक्रिया आपका। और जिसका जिक्र रुचि कर रही थी, इनकी शिकायत पहले तो ये एक उन्होंने प्रेस रिलीज और निकाली है यूपीपीएससी ने, उसमें कहा है कि भाई इतने परीक्षा केंद्र नहीं है हमारे पास कि हम इतने ये सारे 26 लाख बच्चे बताए रुचि ने जो इन डेट्स में बैठेंगे, तो इतने सारे लोगों को एक साथ बैठाने का, एक ही दिन में पेपर कराने के परीक्षा केंद्र नहीं उपलब्ध हैं। दूसरा उन्होंने ये भी लॉजिक दिया है हर्षवर्धन जी कि अगर हम अलग अलग शिफ्टों में इम्तिहान कराते हैं तो हमको प्राइवेट परीक्षा केंद्र नहीं खोजने पड़ेंगे, सरकारी स्कूलों में सारे एग्जाम हो जाएंगे, तो इससे नकल वगैरह का जो है खतरा वो कम हो जाता है, पेपर लीक का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि आप प्रशासन के सब कुछ जो है कब्जे में, बंदोबस्त के बीच में सब कुछ रहेगा। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि यह फॉर्मूला हमको नहीं मंजूर है, आप एक ही दिन में कराइए। नहीं, देखिए मुझे लगता है एक तो ये कि इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस बात का तो ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी नियुक्ति हो, कोई भी किसी भी तरह का, एक बार जब एडवर्टीजमेंट निकल जाता है, विज्ञापन निकल जाता है, उसके बाद आप नियम और शर्तों में बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा था तो ये लोक सेवा आयोग में जो अधिकारी हैं, जो सचिव हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनकी समस्या है कि आपको पता नहीं कि उत्तर प्रदेश में कितने बच्चे पीसीएस के लिए बैठते हैं और कितने आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए बैठते हैं। तो मूल तो बात यह है कि बेसिक गड़बड़ी है जिसकी वजह से छात्र सड़क पर है। दूसरा क्या मसला है, एक तो परीक्षाएं लंबे समय बाद होती हैं, जब परीक्षाएं हो रही हैं और उसमें अलग अलग शिफ्ट में है, तो यहां उल्टा है, पेपर लीक और किसी एक का लक, यानी जिसको हम बार बार कहते हैं ना भाई उस वाले बैच को पूरी तरह से लाभ नहीं है। इसको कई बार पहले होता था कि कितनी वैकेंसी आ रही है, कहीं 500 आई, कहीं 700 आई, किसी बार होता था बहुत ज्यादा आती थी। तो अब उससे भी अलग हटके क्या हुआ कि एक साथ 3-3, 4-4 बैच होंगे जिनका अलग अलग लोगों का अलग अलग सिस्टम होगा। अब उसके आगे क्या हुआ, ये परसेंटाइल क्यों किया? परसेंटाइल आमतौर पर नेट की परीक्षा में या जो इस तरह के एग्जाम है उनमें परसेंटाइल होता है। इसमें पहली बार हो रहा है, इसमें पहली बार है। इसकी भी कोई आवश्यकता, कोई इसका लॉजिक नहीं सोचता है कि आप परसेंटाइल करें, आप साफ साफ परसेंटेज पे होता था उसी पर इसको करना चाहिए। जहां तक रही बात कि हम इन सब को मान लें, और एक तो ये बड़ा विचित्र है, अगर प्राइवेट जो सेंटर है वहां पर सरकार को भरोसा नहीं है कि वो वहां नकल नहीं रुकेगी, तो ऐसे सेंटर्स की तो मान्यता रद्द करनी चाहिए। एक तरफ तो सरकारी स्कूल उतने खुल नहीं रहे, एक तरफ तो सरकारी स्कूल छात्रों को मनाने के लिए लगता है नहीं, लेकिन चाहे जिसलिए कहा हो, अगर आप प्राइवेट, क्या उत्तर प्रदेश में इतने सरकारी स्कूल, अब कितने नए जीआईसी खुले पिछले कुछ समय में? क्या राजकीय इंटर कॉलेज कहीं खुल रहे हैं, राजकीय डिग्री कॉलेज कहीं खुल रहे हैं? नहीं खुल रहे हैं ना। अच्छा, इसका फ्लिप साइड पे बात करनी चाहिए, सरकार को ये क्यों करना पड़ा होगा? कोई वजह होगी ना, कोई वजह होगी कि वो एक साथ पेपर नहीं करा रही है। बेसिक तो वही होगा कि हो सकता है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग आ गए उसको मैनेज करने में, लेकिन ये जो भी फॉर्मूला होता है, ऐसे फॉर्मूले बिना छात्रों को, जिसको कहते हैं ना कि उनके अंदर भरोसा पैदा किए, और अगर इतने बच्चे उस परीक्षा के खिलाफ निकल आए, हम तो उसी शहर के हैं जानते हैं, ऐसा कुछ भी होता तो उसकी चर्चा होना शुरू हो जाती है। यूनिवर्सिटी रोड से लेके हर डेलीगेसी में, बघाड़ा है, कटरा है, दारागंज है, अल्लाहपुर है, जहां जहां भी लोग रहते हैं, तिलेरगंज, सलोरी, हर जगह। क्या सरकार की तरफ से यह काम कभी नहीं हो पाता है? ये हम ऐसे मसलों में जो पूरी तरह से, और ये कहीं बाहर से नहीं आने हैं, इतने छात्र वहां नियमित तौर पर रहते हैं, हॉस्टल्स और डेलीगेसी। यूपी के लिए ये और योगी सरकार के लिए मुद्दा बहुत संवेदनशील है। अभी 69,000 बच्चों की भर्तियों का मामला जो है वो अटका हुआ है, अदालत में वो मामला चल रहा है, और उसको लेकर के सरकार क्या करेगी, कैसे उसमें भर्तियां जो है वो ठीक करेगी। उसमें भी मामला कुछ यही था कि भाई आपने उसके बाद विज्ञापन निकल गया, परीक्षा हो गई, उसके बाद जिस तरीके से भर्ती होनी चाहिए थी वो उसके आपने सिस्टम में, फॉर्मूले में आपने कुछ बदलाव कर दिया। तो अब ये दूसरा मामला जो है गले की हड्डी बन रहा है। देखिए, यदि दो चीज़ें इसमें, एक तो शिफ्ट वाला मसला है और दूसरा परसेंटाइल मसला। तो शिफ्ट को तो मैं कोई पॉलिसी वाला मैटर नहीं मानता, ये तो अरेंजमेंट ऑफ एग्जामिनेशन है कि किस तरह से अरेंज किया गया है। लेकिन परसेंटाइल और परसेंटेज में यदि कोई फ़र्क उनको लग रहा है कि भाई परसेंटेज पर पहले हो रहा था, परसेंटाइल में अब हुआ है, तो वो एक अलग हो सकता है कि सरकार ने इस नीति में बदलाव क्या पेपर के अनाउंस होने या फॉर्म भरने के बाद किया है। जी, दूसरी बात, अब समझिए आप, पेपर सिस्टम, इसमें से कोई बहुत फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन छात्र नाराज हैं, इसलिए सरकार प्रेशर। मेरा पहला समस्या एक्चुअली मन में सवाल यही है, भरोसा क्यों नहीं है सरकार पर? फॉर व्हाटएवर रीजन, अब 2 शिफ्टों में, 3 शिफ्टों में हो रहा हो, फॉर्मूला निकाला हो, कुछ हो, एक भरोसा होता है सरकार का, भाई जो हो रहा है ये इम्पार्शियल होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के बाद सबसे प्रतिष्ठित संस्था में थी। स्थिति ये हुई कि उसकी खैर
अखिलेश यादव के शासनकाल में तो बहुत खराब स्थिति थी। अनिल यादव उसके अध्यक्ष बनाए गए थे और उनकी कितनी योग्यता क्षमता थी वो सबको, और महीनों छात्रों ने प्रदर्शन किया। अब अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के किसी फैसले से, और मैं कह रहा हूं इसकी मेरिट्स पर कई हम लोग बात करते हैं ना, तो ये जो बच्चे हैं वो उसको प्रैक्टिकल झेल रहे हैं। हम लोग यहां टीवी की बहस में बात कर रहे हैं, क्या ये सारा प्रोसेस करने से पहले कोई इस तरह का कंसल्टेशन नहीं हो सकता है? इस कमेटी में अध्यापक होते हैं, इसकी पूरी की पूरी कमेटी बनती है, तब जाके, और पेपर सेट करने वाले भी अध्यापक होते हैं। तो क्या उसका कोई तरीका, मैकेनिज्म नहीं निकाला जा सकता था कि इन लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा सकता? मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, हो सकता है कहने भाई हमारा एक लॉजिस्टिक्स का मसला है, कैसे हम कराएंगे, लेकिन जब लॉजिक आता है, जो जवाब आता है ना, उससे लगता है कि गड़बड़ कुछ इन लोगों में आनंद फानंद में फैसला ले लिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आनंद फानंद में फैसला लिया, जिसका कोई पक्का वाला कुछ नहीं कि ये लॉजिक होगा। देखिए, ये जो बात कर रहे हैं हर्ष जी, वो बिल्कुल ठीक बात है कि यदि आपको ट्रस्ट नहीं है क्योंकि आपने अचानक बदल दिया ऐसा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ SOP समझिए, पेपर्स के सिस्टम को समझिए, इसमें कोई ऐसा बदलाव हुआ नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि क्यों ये इतना बड़ा हंगामा हो रहा है SOPs में, और इसका कोई मतलब ही नहीं होता। ये बहुत ही इलॉजिकल बात आप कर रहे हैं कि एक पेपर सेट जो है वो आसान होगा, दूसरा पेपर, ये स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पेपर है। उनके यहाँ पर UPSC में मुझे पता नहीं 3 पेपर सेट करते हैं, मिनिमम 3 पेपर्स तो सेट करते ही हैं, 3, 4, 5 अलग अलग एग्जामिनेशन के हिसाब से, और उसमें से 3 पेपर सेट किए गए। उसमें से कौन सा पेपर एग्जामिनेशन के दिन लाया जाएगा, रखा जाएगा, ये किसी को नहीं पता होता है मोटे तौर पर। मतलब जो एक ऊपर टॉप पर जो फैसला करने वाले हैं उनके अलावा 2, 4, 5 लोग के अलावा किसी को नहीं पता होता। तो ये लॉजिक तो है नहीं। मान लीजिए A पेपर की बजाय B पेपर ही एक शिफ्ट में दिया जाता या C पेपर दिया जाता है, तो क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, उसको भी बैलेंस करने के लिए एक फार्मूला निकाला है सरकार ने। वो मतलब विज्ञापन में बाकायदा फार्मूला लिखा गया है कि हम ऐसे जो हैं आपके इस जो आपकी आशंका है इसको दूर करेंगे। दूसरी बात, परसेंटाइल जो है, परसेंटाइल का जो एक्सरसाइज है वो नई एक्सरसाइज है। एग्जाम्स होते हैं एडमिशंस, वो परसेंटाइल के थ्रू हो रहा है। IIT में ही होता है। IIT में भी सब हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा परफेक्ट तरीके का, बेहतर लोगों का सेलेक्ट करने का एक तरीका है। परसेंटेज में बहुत क्या है, अब 15 लाख बच्चे कर रहे हैं, 15 लाख बच्चों में से मान लीजिए 5000 बच्चों का एक ही % आ रहा है, 79.99, तो कैसे निकालेंगे? फिर बड़ा मुश्किल होगा। क्या वो 5000 लोगों को 415 पोस्ट पर रखेंगे? इसलिए परसेंटाइल निकाला गया कि कंपैरेटिव बेटर लोग कौन है, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। जो इंटेलिजेंट होंगे वही निकल कर आएंगे। तो परसेंटाइल इज मच बेटर एक्सरसाइज टू गेट। ये इस पूरे मामले का दूसरा रुख था जो विजय जी ने रखा। झारखंड की बात कर लेते हैं। आइए, झारखंड चुनाव में पहले चरण के लिए कैंपेन आज शाम को बंद हो जाएगा। 2 दिन बाद 81 सीटों में से 43 सीटों पर वोटिंग हो जाएगी। अब झारखंड में वोटिंग से पहले जो जमीनी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो बहुत दिलचस्प है। झारखंड में बड़ा खेला कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। कड़ी टक्कर है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी इस पहले फेज के अंदर कम से कम पिछले चुनाव की 2019 की तुलना में तो बहुत बेहतर करेगी, ऐसा बहुत से समीक्षक मान रहे हैं। पहले राउंड में भारतीय जनता पार्टी 14 से 21 सीटों पर इस वक्त आगे दिखाई देती है, जेएमएम 11 से 15 सीटों पर, और सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस पार्टी जो है वो दिखाई दे रही है। फिलहाल बीजेपी कोल्हान रीजन की 14 सीटों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। 2019 में पार्टी यहां एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार चंपई सोरेन के आने से उस फैक्टर की बदौलत बीजेपी 5 से 6 सीटों पर इस कोल्हान क्षेत्र के अंदर मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा बीजेपी करप्शन और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, जिससे वो राज्य में हिंदुओं को एकजुट कर सके। हालांकि कुछ लोगों का मानना है, वहीं स्थानीय झारखंड के लोगों का, पत्रकारों का, सीनियर लोगों का, कि इस नारे का शायद इतना बड़ा असर जमीन पर ना रखे, लेकिन बीजेपी की कोशिश यही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बारे में सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस चुनाव में इस बार बहुत ढीली दिखाई दी है। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता और कद्दावर मंत्री आलमगीर आलम भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, और हेमंत सोरेन के कार्यकाल के दौरान जो सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेसी विधायकों की टूट पर था, वो कांग्रेस के विधायकों के ऊपर ही था। 2 बार कांग्रेस के विधायक ब्लैक मनी के साथ पकड़े गए हैं, और इस वक्त जमीन पर भी कांग्रेस कोई बहुत खास तैयारी करती हुई नहीं दिखाई दी है इस चुनाव क्षेत्र के अंदर। तो छोटा नागपुर और कोल्हान, ये 2 रीजन जो हैं सर इस चुनाव में जा रहे हैं। अच्छा, और 43 में से 20 सीटें रिजर्व हैं SC/ST के लिए, सर, राइट सर? 20 रिजर्व सीटें पहले फेज में। अब बीजेपी का डब्बा गोल था इन सब सीटों पर। 28 सीटें, 20 सीटें पहले फेज में हैं। देखिए 28 में तो बीजेपी, 28 में 26 तो उन्हीं के पास थी SC/ST में, 19 JMM के पास थी, और 7 जो है कांग्रेस के पास थी। लेकिन इस बार देखिए, इस बार कई महत्वपूर्ण वहां घटनाएं हुई हैं। जैसे सरयू राय पिछली बार केवल
मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े थे, जम के प्रचार किया था। जितने भाजपा के विद्रोही थे उनको ऑर्गेनाइज किया था, वो पुराने नेता थे कि सब लोग मिलकर लड़ो, इसको हराओ सरजुग राय को। और सरजुग राय के बदले इस बार जहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो चूंकि वो जनता दल यूनाइटेड से उनको टिकट दिया गया है, तो बीजेपी उनका समर्थन कर रही है। साथ ही साथ उनका जो झारखंड विकास मोर्चा उसका वो भी समर्थन कर रहा है। तो सारी पार्टियां समर्थन कर रही है। इस समय की परिस्थिति में जो आदिवासियों के क्षेत्र के जो मुद्दे थे, जो उनकी भावनाओं से भी उनके जीवन से जुड़े हुए मुद्दे को बीजेपी ने उठाया है। और पिछली बार से इस बार ज्यादा यूनाइटेड बीजेपी है, ज्यादा वोकल है, ज्यादा अपने लोगों तक पहुंच रही है। असंतुष्टों को मनाने का प्रयास किया, चंपई सोरेन को लाया है। और भले हम यहां से मधु कोड़ा को नकारते हैं, लेकिन वो जो गिरिडीह उसका एक बड़ा इलाका है जिसमें प्रभाव हो, इसकी पत्नी को ये चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये माहौल इस बार बदला हुआ है। और जो भ्रष्टाचार की आपने बात की है, वो तो सब लूटखंड, झारखंड का नाम लूटखंड कर दिया है। और ये एक बड़ा केंद्र रहा है ये क्षेत्र जो है। तो वो जो पकड़ में आ रहे हैं, पहले से पकड़ में आ रहे हैं, वो सारे मुद्दे हैं। बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए हैं संजोग से, उसका हेमंत सोरेन उस रूप में उन सबका उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हुए। और चंपई सोरेन जो उन क्षेत्रों में घूमे हैं, और जैसे उन्होंने उठाया है कि आदिवासी की कहते हुए इस सरकार ने हमारे विरुद्ध कैसे काम किया है, हमको कैसे कमजोर रखा है, उनका भी एक असर यहां है।